हाय एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम तक हमने कूलाम का नियम जान लिया था और आज आगे उससे हम कूलाम के नियम का सदिश रूप जानेंगे और ये भी समझेंगे हम कि कूलाम के सदिश नियम के हमारे लिए क्या महत्व हैं। उन सारी चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले हमें क्या जानना हो, कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब ध्यान रखें, जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा है वो एक अदिश रूप में था, जो हमने पढ़ा था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अब हम जानेंगे सदिश रूप में क्या होगा। तो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो लिखूंगा या तुम्हें समझाऊंगा वो समझना है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी का समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मानते हैं, माना दो आवेश हैं। एक आवेश है Q1, एक आवेश क्या है Q1 है और दूसरा आवेश है Q2। दोनों ही सजातीय आवेश हैं, मतलब दोनों की जो प्रकृति है एक ही है, धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश। ठीक है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r मीटर। सदिश रूप में लिख सकते हैं वेक्टर। अब ऐसे समझेंगे Q1, चूंकि हम देख रहे हैं सदिश रूप में, तो हमें क्या करना होगा, Q1 के सापेक्ष या फिर ऐसे कहें Q2 के सापेक्ष Q1 का विस्थापन सदिश, Q1 के सापेक्ष Q1 का विस्थापन सदिश हो जाएगा। इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R1 2। ध्यान रखना है किसका विस्थापन सदिश देख रहे हैं हम, एक का। एक हो जाएगा किसके सापेक्ष है, दूसरे वाले आवेश को, तो यहाँ के लिख देंगे हम 2, ये हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें Q2 का विस्थापन सदिश किसके सापेक्ष, Q1 के, तो वो हो जाएगा, उसको मान लेंगे हम, ये हो जाएगा वेक्टर R2 1। ठीक है, उसके बाद Q1 पर, अब देखो यहाँ पर क्या, दो आवेश हो रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, इन दोनों के बीच क्या है, बल कार्य करेगा। तो अब जो Q2 आवेश है Q1 पर बल लगाएगा और Q1 क्या है, Q2 पर बल लगाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। अब हमें पता है दोनों की प्रकृति कैसी, सजाती प्रकृति है, तो दोनों क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q2 के कारण Q1 पर बल, तो ये हो जाएगा वेक्टर F1 2। ध्यान रखना है Q2 के कारण Q1 पर बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F1 2। ऐसे ही Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F किस पर बल लगना है, Q2 पर, और किसके कारण, 1 के कारण, तो ये हो जाएगा 2 1, वेक्टर F 2 1, ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसके पूरी तरह सदिश रूप में देखना है। तो मैंने जो यहाँ ये चित्र बनाया हुआ है, पहले हमें वो भी देखना होगा। सबसे पहले क्या माना था, माना Q1 व Q2, कौन सी, Q1 व Q2 सजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, मतलब दोनों या तो प्लस प्लस या फिर क्या है, माइनस माइनस, दोनों सजातीय आवेश हैं। अब Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R1 2। Q2 के सापेक्ष Q1 का विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर R1 2 है। तथा अब Q1 के सापेक्ष Q2 का विस्थापन सदिश, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 1। अब एक चीज, Q1 का विस्थापन सदिश हो गया वेक्टर R1 2 और Q2 का विस्थापन सदिश क्या हो गया, वेक्टर R2 1। अब देखो यहाँ हम देखेंगे, और एक चीज ध्यान रखनी है, इनके हम निकालते हैं एकांक सदिश। क्या निकालते हैं, एकांक सदिश। और उसमें ये बात हमें ध्यान रखनी है, किसी भी सदिश राशि का जो एकांक सदिश होता है वह उसकी दिशा को बताता है। तो यहां समझ लेंगे हम,
किसी भी सदिश राशि का, समझने के लिए लिख लेते हैं, किसी भी सदिश राशि का एकांक सदिश उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब पहले वाले Q1 का विस्थापन सदिश जो वेक्टर R12 है इसको एकांक सदिश देखते हैं, तो इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, जो एकांक सदिश को लिखते हैं तो हम जो भी नंबर्स होगा उसके ऊपर लगाएंगे कैप, तो जाएगा कैप R12 बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर R12 बट्टे R12। ध्यान रखना है यहां पर हमें R12 क्या है? विस्थापन सदिश वेक्टर R12 इसका है परिमाण। या फिर देखो यहां ऐसे लिख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, Q1 के सापेक्ष Q2 का विस्थापन सदिश है, इनके परिमाण क्रमशः, इससे यहाँ दिक्कत नहीं होगी, इनके परिमाण क्रमशः वेक्टर R12 तथा R21 है, ये ध्यान रहेगा। तो जो Q1 का विस्थापन सदिश है वेक्टर R12, इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा? कैप R12 बराबर वेक्टर R12 बट्टे R12, इसका विस्थापन सदिश हो गया। तथा अभी हम बात करें दूसरे वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा? कैप R21, यानी कि जो Q2 का विस्थापन सदिश है कैप R21 बराबर हो जाएगा वेक्टर R21 बटे इसका परिमाण, इसका परिमाण क्या हो जाएगा? R21। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है जो इसका मान है यहाँ, इसका मान है ये बराबर होगा इसके उल्टे मान की, क्योंकि यहाँ 2 से 1 की तरफ और ये 1 से 2 की तरफ है, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस वेक्टर R12 बट्टे R12। यानी कि इससे क्या पता चला हमें? ये जो कैप R21 है बराबर होगा माइनस कैप R12 के। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? मैंने तो पहले यहाँ लिखा हुआ भी, किसी सदिश राशि का जो एकांक सदिश है वो क्या, उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है हमें? जो वेक्टर R21 की जो दिशा है वेक्टर R12 की दिशा कैसी है? विपरीत है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? दोनों की दिशाएं आपस में कैसी हैं? विपरीत हैं। अब देखेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, देखो ये हो जाएगा, चूंकि अब सदिश रूप में लिख रहे हैं हमें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये? वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R12 का होल स्क्वायर। ध्यान रखें हम किस पर बल निकाल रहे हैं? Q1 पर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए विस्थापन सदिश क्या कहेंगे हम? वेक्टर R12 इसका परिमाण हो जाएगा ये। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी दिशा बताएंगे, तो क्या लिखना होगा यहाँ पर हमें? एकांक सदिश न्यूटन। तो जो Q1 पर लगने वाला बल क्या हो गया? वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R12 का होल स्क्वायर, R12 का स्क्वायर कैप R12 न्यूटन। ऐसे ही अब Q1 Q2 आवेश क्या Q1 पर बल लगा रहा है, तो Q1 भी किस पर बल लगा रहा होगा? Q2 पर। तो यहां लिख देंगे हम अब आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल, यहां भी लिख सकते हैं वैद्युत बल ऊपर भी, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
बटे R21 का स्क्वायर। अब इसकी हमें दिशा बतानी है तो क्या है कैप R21 न्यूटन। अब एक चीज देखें, दोनों में समानताएं देखनी है हमें। वेक्टर है 1 2 बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर और कैप। अब देखो ये जो राशियां हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 Q1 Q2 R12। अब जब परिमाण में बात करेंगे तो दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। और कैसे हैं ये, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं जो दोनों सदिशों को विस्थापन सदिश हैं, जो वेक्टर R12 है और वेक्टर R21 है, दोनों ही आपस में कैसे हैं, बराबर। लेकिन ये जो माइनस चिन्ह है वो क्या बता रहा है, इनकी दिशा कैसी है, विपरीत है। तो इनके परिमाण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें, अगर इसको माने हम समीकरण नंबर 1 और इसको माने समीकरण नंबर 2। तो अब वैसे ये अगर बात करें, ये न्यूटन के नियम के सदिश रूप हो जाएंगे दोनों, Q1 के कारण Q2 पर बल और Q2 के कारण Q1 पर बल। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखें तो हम तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक वेक्टर F21 बराबर, यहां से देखो हमें देखना है जो कैप 21 बराबर किसके, माइनस की कैप R12 के है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेक्टर F21 है यानी कि जो दूसरे वाले आवेश पर पहले के कारण लगने वाला बल है वो बराबर होगा किसके, दूसरे आवेश के कारण पहले पर जो बल लग रहा होगा उसके। लेकिन यहां हम देख रहे हैं दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। तो यहां इन बलों की दिशाएं भी कैसी हो जाएंगी, विपरीत। ये फाइनली हो जाएगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। इनको हम देख सकते हैं, ये पूरा लिखा गया है, दोनों में किस प्रकार संबंध होगा। तो किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अब देखो देखते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। कूलाम के नियम का ये सदिश रूप है उसका क्या महत्व है। इससे क्या है, हम दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप से। अभी हमने देखो जो इससे पहले हमने देखा है Q2 के कारण Q1 पर बल और Q1 के कारण Q2 पर बल, दोनों ही बल आपस में कैसे आ रहे थे, बराबर। यानी कि दोनों आवेश एक दूसरे बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत है। और वही कुछ याद करो जो तुमने 11वीं में पढ़ा होगा, कूलाम के नियम न्यूटन के नियम पढ़े होंगे। न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया, यानी कि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो भी क्या है, हम पर उतना ही बल लगा रही होती है, और हमारे द्वारा वस्तु पर किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु द्वारा हम पर लगाए गए बल की दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। तो देखो सेम बिल्कुल ये वही हो रहा है, यानी कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल बराबर है Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल के, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। तो क्या है, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो पहला जो इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हो जाएगा, दोनों आवेश कौन कौन से तुम्हारे, Q1 और Q2, दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने बल परस्पर बराबर हैं। दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर जो बल लग रहे हैं दोनों आपस में कैसे हैं, परस्पर बराबर हैं तथा कैसे हैं, बराबर तथा विपरीत हैं। अतः जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया वाला है, पालन करता है। ऐसे देखो दूसरा देखेंगे हम, और दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, दोनों आवेश Q1 में Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल वेक्टर F1, दोनों आवेशों Q1 में Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लग रहे हैं, पहले पर वेक्टर F12 और दूसरे पर क्या है, वेक्टर F21। दोनों ही क्या है, एक ही रेखा कैसे हैं,
अनुदिश है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये जो स्थिर वैद्युत बल है कैसे बल होंगे तुम्हारे, केंद्रीय बल होंगे। दोनों बल कैसे होंगे, केंद्रीय बल होंगे। तो लिखते हैं दोनों आवेशों Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल वेक्टर F12 व वेक्टर F21 परस्पर कैसे हैं, विपरीत हैं, परस्पर विपरीत हैं। अतः क्या पता चल रहा है इससे हमें, अर्थात स्थिर वैद्युत बल कैसे बल हो जाएंगे तुम्हारे, केंद्रीय बल। स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल है। तो क्या है, कूलाम के नियम के सदिश रूप के दो मेथड देखे हमने दोनों, और अब इसको साफ कर सकते हैं क्योंकि ये जरूरी था पहले समझाने के लिए। तो क्या है, कूलाम के सदिश रूप के महत्व, दोनों आवेश क्या है, एक दूसरे पर बराबर व विपरीत बल लगाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है, ये जो कूलाम का नियम है न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। दूसरी बात, दोनों आवेश Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल, दोनों आवेशों पर यानी कि जो Q1 Q2 आवेश हैं इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल वेक्टर F12 व वेक्टर F21 कैसे हैं, परस्पर विपरीत हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो स्थिर वैद्युत बल है, जो कूलाम का नियम वैद्युत बल की व्याख्या करता है, वो कैसा बल है तुम्हारा, केंद्रीय बल है। तो उतार सकते हैं ऐसे, चित्र को दोबारा उतारने की जरूरत नहीं है वैसे। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, बहुल आवेशों के बीच बल अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, मान लो कोई निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश हैं, उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल जो होगा, उस आवेश पर सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के वेक्टर योग के बराबर होगा। जिसमें कि क्या है, सभी आवेश उस एक आवेश पर अलग अलग क्या लगा रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्या है अध्यारोपण के सिद्धांत की अगर हम बात करें, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। इसे ही हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो इसको समझते हैं हम। माना कोई निकाय है और उसमें क्या है, स्मॉल एन आवेश है। माना किसी निकाय में स्मॉल एन आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है। क्या है, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है। माना अब हमें क्या है, इनमें से केवल हमें Q1 पर निकालना है वैद्युत बल। तो देखो ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं ये Q1 आवेश है। कौन सा आवेश है, Q1। और एक दूसरा आवेश है Q2। Q1 के सापेक्ष Q2 का बात करें, Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति सदिश है उसे हम मान लेते हैं वेक्टर R12। ऐसे ही एक दूसरा आवेश जो है वो आवेश है Q3, और Q3 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति सदिश है उसे हम मान लेते हैं वेक्टर R13। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही और माने तीसरा है जो डॉट 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 Qn
एन है, इसके क्यू एन के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति सदिश है उसे हम मान लेते हैं वेक्टर R1n, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, Q2 जो आवेश है Q1 पर बल लगाएगा, ऐसे ही Q3 जो आवेश है वो भी Q1 पर बल लगाएगा, और Qn आवेश है वो भी क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, माना किसी निकाय में स्मॉल n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है, और माना इसमें मान लेते हैं हम, ये जो हमने ये लिखे हुए हैं Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति, माना Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। हमें क्या है, इस आवेश Q1 पर क्या निकालना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है। और उसके बाद तथा Q2, Q3 तथा वह Qn के सापेक्ष Q1 के विस्थापन सदिश क्रमशः क्या हो जाएंगे तुम्हारे, वेक्टर R12, वेक्टर R13 डॉट डॉट डॉट, यहां भी देखो डॉट डॉट कर लेते हैं, वेक्टर Rn है। तो क्या जाएगा, माना Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है हमें, ठीक है, ये जाएगा। उसके बाद Q2, Q3 डॉट 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 Qn के सापेक्ष Q1 के विस्थापन सदिश के मान लिए हमने, वेक्टर R12, वेक्टर R13 और वेक्टर R1n। अब Q2 के कारण Q1 पर बल, आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल। तो Q1 पर अब देखो इसकी ये दिशा होगी वो क्या रहेगी, ये हो जाएगा तुम्हारा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F किस पर बल लग रहा है, 1 पर, किसके कारण, दूसरे के कारण। तो क्या आएगा, वेक्टर F12, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R12 का स्क्वायर, और इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, कैप R12, जो अभी हमने कूलाम के नियम के सदिश रूप में देखा था उसी के हिसाब से। ऐसे ही अब आवेश Q3 के कारण Q1 पर बल, आवेश Q3 के कारण, आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, वेक्टर F, अब क्या हो जाएगा, अब Q3 के कारण जब Q1 पर बल देखेंगे तो देखो उसकी दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, ये हो जाएगा, और Q3 के कारण Q1 पर बल वेक्टर F13, वेक्टर F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बट्टे R13 का स्क्वायर कैप 13, कैप R13 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं Qn के कारण यहां तक दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा आवेश Qn के कारण, आवेश Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल, तो ये बन जाएगा वेक्टर F1n, क्या जाएगा, वेक्टर F और Qn के कारण है 1 पर बल, तो देखो इसकी दिशा क्या जाएगी तुम्हारी, वेक्टर F1n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बट्टे R1n का होल स्क्वायर कैप
R1n, ये हो जाएगा। ठीक है, और जब हमें अध्यारोपण का सिद्धांत देखना है या फिर सभी आवेशों के कारण यानी कि Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, इन सभी के कारण Q1 पर बल देखना है हमें, कुल बल देखना है, तो वो क्या होगा, इन सभी के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। तो उसका देखो हम देख लेते हैं, अगर लिख लेते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेश Q1 पर कुल बल, इसको लिख लेंगे वेक्टर F बराबर हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट जितने भी आवेश होंगे वो सब वेक्टर F1n। अब मान लिख लेते हैं इनकी, तो देखो वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर और कैप R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R13 का होल स्क्वायर कैप R13 प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कैप R1n। अब देखो सभी में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में क्या रहेगा कॉमन, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा तुम्हारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर कैप R12 प्लस Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर कैप R13 प्लस डॉट 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 Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर और कैप R1n। ये हो जाएगा तुम्हारा बहुल आवेशों के कारण बल या बहुल आवेशों के बीच बल अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसको आप सभी उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, हमें क्या है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है। कूलॉम के नियम के हिसाब से हमने वैद्युत बल के बारे में जाना है और अब गुरुत्वाकर्षण के बल के लिए क्या है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, वो हमें बताता है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो पहले क्या है हम गुरुत्वाकर्षण बल को ही जान लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, तभी हम इन दोनों की तुलना कर पाएंगे। अगर जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा है तो वो अब देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। जैसे वैद्युत बल है ये क्या है दो आवेशों के बीच कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो देखो होता क्या है, मान लो दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान है m1 और एक द्रव्यमान है m2, दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। तो इन दोनों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के बीच कार्य करने वाला कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हुआ कि किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या है, देखो हम मान लेते हैं, माना हमारे पास दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान m1 है और एक द्रव्यमान क्या है m2 है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है स्मॉल r है, तथा इन दोनों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसे मान लेते हैं हम Fm है। और तो इसका मान क्या होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के हिसाब से, सॉरी ये हमें ये जो लिखा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल की कैसा है अनुक्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा F m अनुक्रमानुपाती होगा m1 m2 के, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा है व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या हो जाएगा F m अनुक्रमानुपाती 1/r²। अब दोनों नियमों को मिलाएंगे हम तो क्या जाएगा तुम्हारा F m अनुक्रमानुपाती m1 m2 बट्टे r²। हमें पता है जब भी हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो क्या लाना होता है हमें कोई नियतांक। तो क्या वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यहाँ नियतांक का मान रखा है कैपिटल G m1 m2 बट्टे r²। तो ये हो गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। अब यह ध्यान रखना है, यहाँ कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण ना कहकर अगर हम इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक है। क्यों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह रहे हैं हम, क्योंकि इसका मान दुनिया में चाहे हम कहीं भी चले जाएं ये कभी भी बदलता नहीं है, और इसका मान होता है कैपिटल G का 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल G का मान। तो देखो तुमने वैद्युत बल का सूत्र पढ़ाई था जो कूलाम के नियम के हिसाब से था, क्या था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r²। और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या हो गया F बराबर G m1 m2 बट्टे r²। अब यहाँ ध्यान रखना है जो वैद्युत बल था वो क्या है आवेशों के बीच कार्य कर रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है द्रव्यमानों के बीच कार्य कर रहा है। यहाँ पे जो मान है वैद्युत बल का वो क्या है इनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल G है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, चाहे कहीं भी हम प्रयोग कर रहे हो सभी जगह जो मान है हमारा क्या आएगा समान आएगा। तो इसी हिसाब से हम इनकी तुलना करेंगे। और एक चीज और हमें पता है जो द्रव्यमान होता है वस्तु का द्रव्यमान है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा एक प्रकार का रहेगा। तो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण वाला बल रहेगा, यहाँ मतलब यही है। कौन सा बल रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का रहेगा, जबकि वैद्युत बल कैसा था आकर्षण का भी था और कैसा था प्रतिकर्षण का भी बल था, ठीक है। तो अगर किसी को ये उतारना है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम तो ये उतार सकते हैं, उसके बाद हम दोनों बलों की तुलना करते हैं, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं, ठीक है। तो देखो वैद्युत बल और एक साइड में लिख लेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सूत्र क्या होता है F, इसको ये मान के लिख लेते हैं, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r², कैपिटल K और लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है F m मान लेते हैं G m1 m2 बट्टे r²। पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो वैद्युत बल है आकर्षण का भी हो सकता है और
प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण अथवा क्या रहेगा, प्रतिकर्षण वाला बल रहेगा ये। और गुरुत्वाकर्षण वाले हमेशा कैसे रहेगा, आकर्षण वाला बल रहेगा। आकर्षण आकर्षण और प्रतिकर्षण के हिसाब से क्या है, दो प्रकार का होता है तुम्हारा, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है। तीसरी बात, जो वैद्युत बल है ये किस पर निर्भर करता है, आवेशों पर निर्भर करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों पर। तो यहां लिख सकते हैं और जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वैद्युत बल है वो क्या है, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और जो गुरुत्वाकर्षण यह द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और ध्यान रखना है, जो वैद्युत बल है अत्यंत प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दुर्बल बल होता है। ये कई गुना अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। तो उतारना चाहें तो ये उतार सकते हैं, या किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ आज के जो लेक्चर है आप सभी की समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे सभी लाभ ले सकें।